हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल के रिस्पेक्ट में। एटॉमिक मॉडल को लेकर के हमारे पास में डिफरेंट साइंटिस्टों ने डिफरेंट डिफरेंट लॉज दिए, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए कि एटॉमिक मॉडल किस किस तरीके के होते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारे पास में एटॉमिक मॉडल जो प्रपोज किया गया वो जैसे जे थॉमसन का एक एटॉमिक मॉडल था। तो थॉमसन ने क्या बताया, जे थॉमसन ने, उन्होंने इनका जो एटॉमिक मॉडल था ये रिजेंबल करता था एक वाटरमेलन के स्ट्रक्चर को। ये किसको बेटा रिजेंबल करता था? ये रिजेंबल करता था लाइक एज वाटरमेलन के स्ट्रक्चर को। जैसे वाटरमेलन आपने सबने देखा होगा कि हम लोग घर में वाटरमेलन लेकर के आते हैं, तो वाटरमेलन जैसे हम लोग लेकर के आते हैं तो वाटरमेलन का जो फ्लैशी पोर्शन होता है, जो रेड कलर का पोर्शन होता है, तो इन्होंने कहा कि इस तरीके से कि जो इसका फ्लैशी पोर्शन, जो रेड के तरीके का पोर्शन है, वो एक्चुअल में पॉजिटिवली चार्ज्ड है। वो एटम का पॉजिटिवली जो था वो बेटा हमारे पास में चार्ज था और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। और इसमें क्या होता है, जगह जगह पे जैसे सीड एम्बेडेड रहते हैं, जगह जगह पे बेटा जैसे बीज रहते हैं, तो इन्होंने कहा उन सीड्स के लिए कहा कि बेटा जो उन्होंने ब्लैक कलर के जो हमारे पास में सीड थे, इनके लिए कहा इन्होंने कि ये एक नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या कहा इन्होंने कि पॉजिटिवली चार्ज इस तरीके से रेगुलरली पूरा पॉजिटिवली चार्ज बेटा हमारे पास में रहता है, और जगह जगहों पर जो हमारे पास में सीड होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज सीड इसमें एम्बेडेड रहते हैं। ये बेटा हमारे पास में जे थॉमसन का मॉडल था। जे थॉमसन के मॉडल के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो एटम जो थे, एटम बेटा नेचर में कैसे हो गए थे, वो स्फेरिकल होने लगे थे, है ना। एटम जो थे वो कैसे होने लगे थे, स्फेरिकल होने लगे थे। कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, बट जगह जगह पर उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास में नेगेटिवली चार्ज होता था। तो बहुत ज्यादा अच्छा मॉडल नहीं था ये, और इस मॉडल में बहुत सारी चीजें जो थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इसलिए बेटा ये मॉडल बहुत दिनों तक का एक्सेप्टेंस में नहीं रहा। बेसिकली जो एटॉमिक मॉडल्स को लेकर के बेटा जो हम लोग बेटा बात कर रहे थे, जो एटॉमिक मॉडल्स को लेकर के बेटा जो हम लोगों ने बात करना शुरू करा था, तो सबसे ज्यादा वर्क, सबसे ज्यादा मेहनत जो एटॉमिक मॉडल्स में करी वो बेसिकली करी बच्चे हमारे पास में किसने? रदरफोर्ड ने। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर या रदरफोर्ड का बेटा हमारे पास में मॉडल था। इन्होंने क्या काम किया रदरफोर्ड ने क्या काम किया, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। यहां पर बच्चे इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें अपने आप लगातार अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल रिलीज होते रहते हैं। कभी भी याद रखना, नेचर में कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसा नहीं होता कि जो कि अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स इन तीनों का एमिशन एक साथ करता हो। नेचर में अल्फा एंड गामा वाले होते हैं, बीटा एंड गामा वाले होते हैं। क्लियर? नेचर में अल्फा एंड गामा वाले होते हैं, बीटा एंड गामा वाले होते हैं। और अगर आपको तीनों ही चाहिए कि नहीं साहब मुझे अल्फा, बीटा, गामा तीनों ही चाहिए, तो क्या करते थे हम लोग? इनका मिक्सचर ले लेते हैं। अल्फा एंड गामा, बीटा और गामा, इनका बेटा हम लोग क्या ले लेते हैं? इनका हम लोग मिक्सचर ले लेते हैं। तो इनका जब मिक्सचर लेते हैं तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों पार्टिकल जो थे वो हमारे पास में मिलने लगते हैं। फिर इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक गोल्ड की बहुत पतली सी फॉइल ले ली। इन्होंने गोल्ड की जो थी बेटा एक बहुत पतली सी गोल्ड की जो थी वो फॉइल ले ली। गोल्ड की बेटा इन्होंने बहुत पतली सी बेटा फॉइल ले ली, और गोल्ड की पतली सी फॉइल लेकर के यहां पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से इस गोल्ड की फॉइल पर बेटा अल्फा पार्टिकल्स जो थे, गोल्ड की जो फॉइल थी इस पर बेटा अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया। इस पर बेटा इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बच्चे क्या कर दिया? बम्बार्ड करवा दिया। ठीक है, पीछे की तरफ इन्होंने एक स्क्रीन लगा दी, और स्क्रीन में इन्होंने एक कोटिंग कर दी। ये कोटिंग जो थी वो बेसिकली
जिंक के सल्फाइड की थी। जो ये कोटिंग जो थी बेटा वो बेसिकली जिंक के सल्फाइड की थी। किस चीज की कोटिंग कर दी इन्होंने कोटिंग जो कर दी वो जिंक के सल्फाइड की कर दी। अब जिंक सल्फाइड ही क्यों सेलेक्ट करा? क्योंकि कहते हैं कि अगर जिंक सल्फाइड पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल बम्बार्ड करता है तो वहां पर बेटा हमको इल्यूमिनस मिलती है, हमको चमक मिलती है। जहां कहीं पर भी कोई भी चार्ज पार्टिकल जिंक सल्फाइड पर बम्बार्ड करेगा ना तो वहां पर बेटा हमको इल्यूमिनस मिलने लगेगी, हमको चमक मिलने शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से इन्होंने अल्फा बीटा पार्टिकल में से अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड के फॉयल पर बम्बार्ड करवाना शुरू कर दिया। इन्होंने गोल्ड ही क्यों सेलेक्ट करा? क्योंकि गोल्ड की बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। मतलब गोल्ड की आप पतली से पतली फिल्म को बेटा, गोल्ड की पतली से पतली लेयर को आप बेटा क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, जब इन्होंने इस तरीके से गोल्ड फॉयल के ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया, पीछे इनके पास में एक इन्होंने स्क्रीन लगा दी और जिसमें कि जिंक सल्फाइड था। जैसा कि इसमें दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने यहां पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, अल्फा पार्टिकल को इसमें से रिलीज करवाया गोल्ड के ऊपर, और पीछे बेटा यहां पर एक स्क्रीन पूरी लगा दी और स्क्रीन के पास में जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। ओके, इससे फर्क क्या पड़ा और इससे बच्चे रिजल्ट क्या क्या निकलना शुरू हुए? इससे बेटे हमारे पास में रिजल्ट ऐसे निकलने शुरू हुए कि हमने ये माना कि यहां पर एक एटम है। ध्यान से देखना, हमने ये माना कि यहां पर एक एटम है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ये सबके सब, उसके चारों तरफ सबके सब शेल है। यहां पर हमने स्क्रीन ली हुई थी, स्क्रीन पर हमने कोटिंग करी हुई थी और ये कोटिंग जो थी वो जिंक के सल्फाइड की थी। इधर से अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाना शुरू करा। हमने देखा कि मोस्टली बेटा अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में सीधे निकल गए। मोस्टली बेटा अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में सीधे निकल गए, मगर कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से स्कैटर कर गए, अपने पाथ से भटक गए, थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से डाइवर्ट हो गए। लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में एक अल्फा पार्टिकल ऐसे था कि जो कि जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस भी आ गया, जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस भी आ गया। अल्फा पार्टिकल को जब इन्होंने बम्बार्ड करवाया तो इन्होंने देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं कि जो कि अपने पाथ से स्कैटर्ड कर गए हैं। इससे बेटा इनके कंक्लूजन्स क्या क्या निकले, इससे बच्चे इन्होंने आखिरकार क्या क्या बेटा कंक्लूजन जो थे बच्चे, वो क्या क्या कंक्लूजन जो थे वो निकाले। जैसे कंक्लूजन्स को लेकर के बात करेंगे तो सबसे पहला कंक्लूजन इनका ये निकला कि जो एटम होते हैं ना, जो एटम है बेटा उसका जो मोस्टली पोर्शन है, जो एटम है बेटा उसके जो मोस्टली पोर्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो हॉलो होते हैं, खाली पड़े हुए होते हैं। एटम का मोस्टली पोर्शन खाली है। क्लियर? तभी तो अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे लाइनों पे निकल करके जा रहे थे। दूसरा इनका कंक्लूजन ये निकला कि जो इनका जो खाली पड़ा हुआ पोर्शन था, जो हॉलो पोर्शन होता है, ठीक है, जो खाली पड़ा हुआ पोर्शन है, जो हॉलो पोर्शन है, उसमें निगेटिवली चार्ज्ड, उसके पास में निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, उसके पास में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब कैसे पता चला कि निगेटिवली चार्ज उस हॉलो पोर्शन में रहते हैं? अगर बेटा आप समझो, अगर बच्चे जानने की कोशिश करो कि जैसे सपोज करो हमारे पास में यहां पर इसका ये खाली पड़ा हुआ पोर्शन है,
अगर इस खाली पड़े हुए पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज होते, खाली पड़े हुए पोर्शन में कहीं पॉजिटिव चार्ज होते, और अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है, अल्फा पार्टिकल्स का मतलब एक्चुअल में होता है बेटा 2He4। हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। अब बात कर रहे थे हीलियम का न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस होगा तो बट ऑब्वियस है कि उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यानी कि जो अल्फा पार्टिकल थे उनके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। और अगर इस हॉलो पोर्शन में भी पॉजिटिव चार्ज हो गया तो दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब रिपेल करेंगे तो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में सीधे नहीं जा पाएगा, उसको कहीं ना कहीं रिपल्शन का फोर्स महसूस होगा। तो इसलिए बेटा ये कंक्लूजन निकाला गया कि इसमें उन्होंने बताया कि निगेटिवली चार्ज पोर्शन होता है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है पॉजिटिव, आप कह रहे हैं हॉलो पोर्शन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्शन शो कर जाना चाहिए था। नहीं, एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल की स्पीड इतनी तेज होती है कि उसके सराउंडिंग में अगर कोई निगेटिवली चार्ज होता है तो उसमें किसी तरीके का कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक या किसी तरीके का अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं लग पाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि एटम के जो एटम होता है बेटा, तीसरा पॉइंट बताया कि जो एटम होता है, एटम के सेंटर पर, जो इन्होंने तीसरा पॉइंट बेटा बताया कि जो एटम होता है बेटा, कि एटम के जो सेंटर पोजीशन पर, एटम के सेंटर पर बेटा एक पॉजिटिवली चार्ज रिजिड मास होता है। एटम के सेंटर पोजीशन पर एक पॉजिटिवली चार्ज रिजिड मास होता है। इस पॉजिटिवली चार्ज्ड रिजिड मास को, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड रिजिड मास को हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इस पॉजिटिवली चार्ज रिजिड मास को हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। अब सर कैसे पता चला कि इसके पास में सेंटर पोजीशन पे पॉजिटिवली चार्ज था? क्योंकि आपने देखा ना कि जब बेटा इसके पास जब ये न्यूक्लियस था और यहाँ पर एटम था, एटम से जब अल्फा पार्टिकल जा रहे थे तो कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से स्कैटर कर गए थे। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव था, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, तो ऐसे एटम, ऐसे अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के करीब से गुजरे तो उनके बीच में क्या लगने लगा, रिपल्शन लगने लगा, उनके बीच में रिपेल करने लगे। ये अल्फा पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करने लगे, उनके पास में रिपल्शन लगने लगा। तो इन रिपल्शन की वजह से कुछ पार्टिकल जो थे वो स्कैटर कर गए थे। क्लियर? तो इन्होंने कंक्लूजन्स क्या निकाला, इन्होंने कंक्लूजन्स बेटा निकाला कि जो एटम का मोस्टली पोर्शन होता है वो हॉलो होता है। हॉलो पोर्शन में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। सेंटर पोजीशन पर एक रिजिड मास होता है, इस रिजिड मास को हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस पे चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव है, तभी रिपेल करते हैं। इसलिए कुछ अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो अपने पाथ से रिजिड, अपने पाथ से स्कैटर हो जाते हैं। तो क्या क्या कंक्लूजन निकले थे? मोस्ट ऑफ देम पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन वाज डिफ्लेक्टेड बाय द लार्ज एंगल, वेरी फ्यू deflected 180 near about 1 particle in 20,000 particles, small fraction was deflected by the small angle, कुछ अपने पाथ से स्कैटर कर गए थे, डिफ्लेक्ट कर गए थे। इससे ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या था कि अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल विदाउट डिफ्लेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, कि मोस्टली पोर्शन उसके पास में खाली पड़ा हुआ था। फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, तो पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेटेड इन द वेरी स्मॉल रीजन। कुछ ही पार्टिकल तो डिफ्लेक्ट हुए,
इसका मतलब है कि जो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, वो जरा सा पोर्शन होता है जो कि सेंटर पोजीशन पर होता है। लगभग 20,000 में 1 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, वो वही अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए जो कि जस्ट इस न्यूक्लियस के सामने पड़ गए, बिल्कुल 180 डिग्री पर पड़ गए। तो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कोर एट द सेंटर, मतलब स्मॉल पार्ट जो पॉजिटिवली चार्ज था वो सेंटर पोजीशन पे था। एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज कोर एट द सेंटर विच कैरीज आउट द इंटायर मास ऑफ द एटम। जो सेंटर पर रिजिड मास है, जिसको कि हम लोग बच्चे न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, है ना, वो कैसा होता है, वो सारे के सारे एटम के मास को कंसंट्रेट करते रहता है और इट हैज नेग्लिजिबल वॉल्यूम। एटम के कंपेयर में इनका वॉल्यूम बहुत कम रहता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में बेटा बात करना शुरू करें कि न्यूक्लियस, तो अगर बेटा हम लोग न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करना शुरू करें कि न्यूक्लियस और हमारे पास में क्या क्या चीजें जो होती हैं उनमें क्या क्या रहता है, अच्छे से पता है। न्यूक्लियस के पास में ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि उसमें पॉजिटिवली चार्ज क्या होते हैं, प्रोटॉन, और निगेटिवली चार्ज उनके पास में होते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है, निगेटिवली चार्ज बेटा उसके पास में क्या होते हैं, उसके पास में न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो एटम्स होते हैं, जो एटम होते हैं बेटा, उनका तो साइज लगभग 10⁻⁻10 मीटर का होता है। इनकी एक यूनिट को फर्मी भी कहते हैं। मगर जो न्यूक्लियस होता है बेटा, उसका जो मास, जो साइज होता है, रेडियस होता है, वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है। 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है। क्लियर। अगर हम लोग रेडियस को लेकर के बात कर रहे हैं किसी एटम की, तो किसी एटम की अगर हमको रेडियस लेनी है तो क्या हो जाता है कि जैसे किसी न्यूक्लियस की अगर रेडियस लेनी है, तो न्यूक्लियस की रेडियस इज इक्वल टू होता है क्या, r0 a⁻1/3, जहां पर a उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है जिस एलिमेंट का निकाल रहे हो। जैसे लिथियम का है तो 3 है, सोडियम का है तो 11 है, पोटेशियम का है तो 19 है। और r0 का मतलब बेटा जो होता है यहाँ पर, इसकी जो r0 होता है, इसकी वैल्यू नियर अबाउट 1.4 इंटू 10⁻⁻15 के रेंज में रहती है। तो अगर आपको किसी भी एटम का रेडियस फाइंड करना है तो r इज इक्वल टू होता है r0 a⁻1/3। ओके। अच्छा, इसके अलावा बच्चे क्या होता है कि कहता है कि जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे तो चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये शेल होते हैं, शेल जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जो ये न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगता है। ठीक है, एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगता है, इसको नाम देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ये बेटा, फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहलाता है ये फोर्स। क्या कहलाते हैं ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहलाते हैं। ओके, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होता है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होता है, एक्चुअल में ये सेंट्रीपिटल होता है। देखो दो चीजें हैं, ध्यान से देखना, जैसे ध्यान से देखना, अगर न्यूक्लियस है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, और उसके चारों तरफ ये शेल है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है ना, तो इसमें सेंटर की तरफ, न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को नाम क्या देते हैं, इस फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं इसका सेंट्रीपिटल फोर्सेस। इसको सेंट्रीपिटल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्सेस तो सेंटर की तरफ लगेगा। आप जरा गौर करो ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो न्यूक्लियस में सेंटर की तरफ लगेगा, तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। अगर कोई फोर्स उसको खींच रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। मगर ऐसा तो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कभी भी नहीं गिरता। क्यों?
क्योंकि बेटा ध्यान से देखना, न्यूक्लियस में ये इलेक्ट्रॉन में जितना फोर्स अंदर की तरफ लगता है अट्रैक्शन की वजह से, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से जितना फोर्स अंदर की तरफ लगता है, ये सेंट्रीपिटल है। उस न्यूटन कहता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना एक्शन होता है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। तो कहता है कि जितना फोर्स अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल लगता है उतना ही ठीक फोर्स बाहर की तरफ भी लगता है। इस फोर्स को नाम देते हैं बेटा हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल बेटा ये बाहर की तरफ लगता है। एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि अंदर की तरफ लग रहा है, सेम फोर्स बेटा बाहर की तरफ लगता है। इस फोर्स को बेटा हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के नाम से जानना शुरू कर देते हैं। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और एक बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होते हैं। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता है। ओके, जो अंदर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसका फॉर्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है इसके अपोजिट का, वो फोर्स कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, mv² अपॉन आर। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर पाता है। ठीक है, इसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बेटा जो होते हैं वो नहीं गिर पाते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के क्या क्या बेटा ड्रॉबैक्स आए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक, एक बच्चे एक लॉ होता है, इसको नाम देते हैं मैक्सवेल। इसको नाम देते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ। मैक्सवेल का इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा हमारे पास में लॉ होता है मैक्सवेल का। मैक्सवेल का लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, अगर कोई सा भी चार्ज पार्टिकल अपने पाथ में लगातार एक ही पोजीशन पे लगातार घूम रहा है, अगर कोई सा भी चार्ज पार्टिकल अगर अपने पाथ को रोटेट करता है, अपने पाथ को रिपीट करता है, तो वो अपनी एनर्जी का लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इन द फॉर्म ऑफ लाइट। क्या कहता है ये मैक्सवेल का बेटा लॉ? क्या कहता है कि एनी चार्ज पार्टिकल, कोई सा भी चार्ज पार्टिकल अगर अपने पाथ में लगातार घूमता है तो वो अपनी एनर्जी का लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट की फॉर्म में अपनी एनर्जी का लॉस करेगा। फिर रदरफोर्ड से पूछा गया कि बताइए, आपने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स भी लगातार घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया था? नेगेटिव। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो ये अपनी एनर्जी का लॉस करेगा, ये अपनी एनर्जी का लॉस करेगा। तय बात है कि ये बेटा अपनी एनर्जी का लॉस करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये अपनी सारी एनर्जी का लॉस कर देगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये अपनी सारी की सारी एनर्जी का लॉस कर देगा और जब अपनी सारी एनर्जी का लॉस कर देगा तो इसकी एनर्जी बचेगी ही नहीं। तो इसका जो पाथ होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता जाएगा वो लगातार छोटा होता जाएगा और फाइनली इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस।
फाइनली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। समझना मेरी बात को। कहता है कि इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जब बेटा लगातार घूमेगा तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ये अपनी एनर्जी का लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और एक समय ऐसा आएगा कि इसके पास में अपनी एनर्जी नहीं बचेगी। जब इसके पास में अपनी एनर्जी नहीं बचेगी तो इसका जो पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का वो छोटा होता जाएगा, छोटे होते होते फाइनली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके एक एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं। जब एटम में इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं बेटा तो एटम ही क्यों कहलाएगा, तो एटम का पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरा, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एक एटम स्टेबल कैसे होता है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि उसके पास में चार्ज कैसे डेवलप होते हैं, कैसे पॉजिटिव चार्ज कैसे नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं, इस चीज को भी बेटा रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ओके, फिर बहुत अच्छा मॉडल था मगर ये मॉडल इन 3-4 वजहों से खराब हो रहा था। तो रदरफोर्ड के मॉडल को ही अपग्रेड करके और एक नया मॉडल जो हमारे पास में था वो नाइल्स बोर ने दिया। ये नाइल्स बोर का जो मॉडल था वो रदरफोर्ड के भी मॉडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नाइल्स बोर का मॉडल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।